और उसके ऊपर मैं एक टायर रखना प्रीफर करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो क्रैंकेस का सरफेस है वो डैमेज नहीं होगा। और अभी शुरुआत करेंगे हम हमारा जो आरएच साइड का क्रैंकेस है उससे। तो ये आरएच साइड का क्रैंकेस है और इंजन रिबिल्ड के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो चीज़ है वो होने वाली है साफ़ सफाई। तो मेक श्योर आप सारी चीज़ें उनको प्रॉपर्ली क्लीन करें और एक क्लीन सरफेस के ऊपर ही काम करें। तो वैसे ये वाला जो इंजन था ये काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। इसमें जो ऑयल बर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से इसमें ओवरऑल जो ऑयल के जो स्टेन्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही डेप्थ में इसमें चिपक गए थे। तो मैं इनको जितना साफ़ कर पाया उतना मैंने साफ़ कर लिया है। अब इससे ज़्यादा ये हो नहीं पा रहे थे, तो इसकी ऐसी कंडीशन है। अब शुरुआत करते हैं असेंबली से। तो सबसे पहले जो ये बेरिंग है इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉपर प्लेट्स लगती हैं 2, उनको लगाएंगे। और स्टॉपर प्लेट लगाने से पहले मैं आपको बेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली इस वाली बाइक में बेरिंग में किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर बेरिंग इंस्टॉल करने वाले हैं तो मेक श्योर आप बेरिंग का जो अभी जैसे कि ये बेरिंग है, ये इसका जो आउटर डायमीटर है वो क्रैंकेस में फिट होगा। तो आप एक ऐसा सॉकेट ले लें जिसका जो डायमीटर है वो जो बेरिंग है उसका आउटर डायमीटर के बराबर का हो। और उसके बाद उसको आप जो बेरिंग है उसके ऊपर रख के थोड़ा सा बेरिंग को लुब्रिकेट रखें और फिर आप इसको ड्राइव इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टॉपर प्लेट्स लगने वाली हैं। इनके साथ इनके 10 मिलीमीटर के इस साइज़ के 2 बोल्ट लगेंगे और इनको थोड़ा सा आपको लॉकटाइट यूज़ करके टाइट करना है। मैं जो थ्रेड लॉकर यूज़ कर रहा हूँ वो है लॉकटाइट 242, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का थ्रेड लॉकर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो मीडियम स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो सबसे पहले जो स्टॉपर प्लेट्स हैं उनको इनकी जो प्लेस है वहाँ पर रख देते हैं और उसके बाद जो दोनों बोल्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लॉकटाइट हमें अप्लाई करना है। और उसके बाद सबसे पहले इन दोनों बोल्ट्स को हैंड टाइट करेंगे और फिर हम इनको एक 10 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से टाइट कर देंगे। और लॉकटाइट यूज़ करना इसलिए नेसेसरी होता है बिकॉज़ ये जो बोल्ट्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं। तो लॉकटाइट उन वाइब्रेशंस की वजह से इन बोल्ट्स को लूज़ होने से रोकेगा। और जब ये हैंड टाइट हो जाए तो उसके बाद आपको 1/4 टर्न और इनको रोटेट करना है और इनको टाइट कर देना है। ज़्यादातर बोल्ट्स जो हम इस इंजन में टाइट करने वाले हैं उनको हमें कुछ इसी तरीके से टाइट करना है, बिकॉज़ ज़्यादातर बोल्ट्स जो हैं वो स्टील के बोल्ट्स होने वाले हैं और एल्यूमिनियम के थ्रेड्स के अंदर वो लगने वाले हैं। तो स्टील और एल्यूमिनियम में स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो चांसेस हैं कि आप जो एल्यूमिनियम के इस केस में क्रैंकेस है उसके जो थ्रेड्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इनको ओवर टाइट नहीं करना है। अब बारी आती है जो गियर बॉक्स है उसकी असेंबली की। तो बेसिकली मैंने इसको पूरा डिसमेंटल कर दिया है बिकॉज मुझे जो गियर्स वगैरह उनको इंस्पेक्ट करना था। और वैसे भी अगर आप इतना इसको डिसमेंटल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसको कैसे असेंबल करेंगे वो भी आइडिया लग जाएगा। अभी ये इसकी आउटपुट शाफ्ट है और ये इसकी इनपुट शाफ्ट है। तो बेसिकली जो गियर्स ओवरऑल साइज़ में छोटे हैं इस गियर बॉक्स के लिए स्पेसिफिकली वो इनपुट शाफ्ट के हैं, और जो गियर्स साइज़ में कंसिडरेबली बड़े हैं वो आउटपुट शाफ्ट में है बिकॉज इसकी जो इनपुट शाफ्ट है और आउटपुट शाफ्ट है उनमें साइज़ का नोटिसेबली डिफरेंस है। तो अब शुरुआत करते हैं असेंबली से। तो पहले आउटपुट शाफ्ट को असेंबल करेंगे और उसके बाद इनपुट शाफ्ट को। तो आउटपुट शाफ्ट में सबसे पहले हम जो गियर लगाने वाले हैं वो यही वाली होने वाली है जो कि फिक्स रहती है। बेसिकली बाकी का जो गियर बॉक्स है उसको आप रिमूव करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो अपने आप स्लाइड आउट कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो गियर लगती है उसके लिए आपको ये जो सर्कलिप है इसको रिमूव करना पड़ता है। तो सबसे पहले एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज़ का है। बेसिकली जो आउटपुट शाफ्ट है उसकी साइज़ के 2 वॉशर्स ऐसे हैं जो कि सेम हैं। तो इन दोनों में से आप कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब ये दोनों आउटपुट शाफ्ट में ही लगते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे। तो ये दोनों वॉशर सेम है, इन दोनों में से आप कोई भी एक वॉशर ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो वॉशर है उसको लगाएंगे। अब आप इसको इस साइड से भी लगा सकते हैं, इस साइड से भी लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले जो वॉशर है वो यहाँ लग जाएगा। उसके बाद ये एक स्लीव है, ये लगने वाली है। तो यहाँ पर यही वाली स्लीव क्यों लगेगी वो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो रही है, अगर आप इस वाली को इंसर्ट करना चाहेंगे तो ये लूज है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये वाली गियर लगाने वाले हैं, तो ये जो स्लीव है इसके अंदर की साइड यहाँ पर अच्छे से फिट हो रही है, लेकिन ये वाली जो स्लीव है ये फिट नहीं हो रही है। और उसके अलावा अगर आप इनपुट शाफ्ट की स्लीव भी ले आते हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं लगेगी, फिट नहीं हो रही है। और उसके अलावा अगर आप इनपुट शाफ्ट की स्लीव भी ले आते हैं तो वो भी इसके अंदर नहीं लगेगी। तो इंजन के ज़्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो लगाना आसान इसीलिए हो जाता है, आप एक बार काम करने लग जाएं तब, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर ही लगती हैं। अगर आप उनको गलत जगह पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेंगी।
तो ये वाली स्लीव यहाँ पर लग चुकी है। अब ये जो गियर है इसका जो ये टीथ वाला सेक्शन है ये इस साइड रखना है, जो साइड प्लेन है। इस साइड हमारा जो स्प्रोकेट लगता है ये वो वाली साइड है। तो अब आप इस चीज़ की रेफरेंस ले लें, उसके बाद हम इसको लगा देंगे। ये वाली जो गियर है इसको हमें रोक के रखना है। रोकने के लिए हमें लॉक का यूज़ करना है, लेकिन लॉक को अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो थोड़ा इसमें इतना प्ले रहेगा। उस प्ले को किल करने के लिए हमें यहाँ पर एक वॉशर लगाना है। इस वॉशर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल है, बिकॉज इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रूव्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर लग जाएगा और इसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अब अगर आप यहाँ पर दूसरा वॉशर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ये है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइज़ है वो इसके कंपैरिजन में छोटी है, तो ये यहाँ पर नहीं लगेगा। और उसके अलावा कोई और वॉशर यहाँ लगने वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो कट वाला जो वॉशर है वही लगता है। तो सबसे पहले इसको लगा देंगे और उसके बाद इसकी जो सर्कलिप है उसको लगाना है। तो सर्कलिप है उसकी भी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन इसको लगाने के लिए एक स्पेशल टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये जो टूल है इसको आपको जो सर्कलिप है उसमें जो स्लॉट्स बने हुए हैं वहाँ पर लगाना है, और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके आपको जो सर्कलिप है उसको इंसर्ट करना है। सर्कलिप को ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, अदरवाइज फिर वो अपनी जो ओरिजिनल उसकी जो पोजीशन रहती है उसकी बजाय थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, फिर प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगी। अब सर्कलिप जब इसका जो स्लॉट बना हुआ है उसके पास आ जाए तो आप इसको थोड़ा सा पुश कर दें और आपको एक क्लिक की साउंड आएगी। दैट मीन्स कि आपकी जो सर्कलिप है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुकी है। और ये गियर्स वगैरह इनकी फिटिंग करते टाइम आपको इन सारी चीज़ों को लुब्रिकेट करना है इंजन ऑयल की हेल्प से। मैं वो अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं अभी इंजन ऑयल लगा दूंगा तो इन पार्ट्स का रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और चांसेस हैं कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं जब इन सबको असेंबल कर लूँगा तो उसके बाद मैं इनके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल है वो लगा दूंगा। तो इसके बाद हमें ये वाला जो गियर है इसको लगाना है। बेसिकली इस गियर में यहाँ पर स्लॉट बना हुआ है। अब ये स्लॉट वाला सेक्शन है ये यहाँ पर लगता है, इतना हमें कंफर्म है। लेकिन बिकॉज अब ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है तो इसमें 2 ऐसी गियर्स हैं जो कि सिलेक्शन का काम करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है इनके इंटरनल डायमीटर में और इनके ओवरऑल डिज़ाइन में। लेकिन डिज़ाइन को एक बार साइड में रख दें तो भी इनका जो इंटरनल डायमीटर है वो इस वाले का बड़ा है, जो कि हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है उसमें यही वाला लगेगा। अब इसको किस साइड से इंस्टॉल करें, तो उसके लिए इसमें इस साइड 1 2 3 4 5 6 टीथ बने हुए हैं और इस साइड 1 2 3 4 5 टीथ बने हुए हैं। तो 5 टीथ वाला सेक्शन है वो इस साइड आएगा। दूसरी जो चीज़ है जिसके थ्रू आप ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं वो होने वाला है ये वाला मार्क। ये वाला मार्क कुछ ही गियर्स पे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला मार्क जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो वाली डायरेक्शन आउटपुट शाफ्ट के केस में जिस साइड पे स्प्रोकेट लगेगा उस साइड होने वाली है। तो 5 टीथ एंड 5 टीथ और जो मार्क है वो भी। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। अब लगने वाली है ये वाली गियर। इसके लिए हमें एक बुशिंग चाहिए और बुशिंग इसके अंदर लगेगी। बुशिंग का सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप दूसरी साइज़ की बुशिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसमें प्ले ज़्यादा होगा। जो सबसे स्मूथ और सबसे स्नग फिट होती है, मतलब ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, बिल्कुल परफेक्ट, वो वाली बुशिंग हमें काम में लेनी है। जो बुशिंग है वो गियर का जो ये वाला पार्ट है दोनों साइड से उससे बाहर ना निकले, बिल्कुल प्रॉपर्ली फिट हो। इसको बेसिकली स्लीव भी बोल सकते हैं। इसको लगाना है। अब यहाँ पर ये जो गियर है इसको हम ये वाले जो टीथ हैं इनके साथ अलाइन करके स्लॉट करेंगे। मतलब जब हम गियर शिफ्ट करेंगे तब ये इसके अंदर स्लॉट होंगे, तब गियर चेंज होगा। तो इसका जो ये कट वाला सेक्शन है बेसिकली जिसमें गड्ढा बना हुआ है वो अंदर की साइड आएगा, और जो प्लेन सेक्शन है मतलब जिसमें कम गड्ढा बना हुआ है वो बाहर की साइड रहेगा। लेकिन हम अब इसको अगर एज इट इज़ लगा देते हैं तो ये पूरा अंदर की साइड चली जाएगी, और उसके बाद इसके अंदर जो गैप है शिफ्ट करने के लिए एक गियर से दूसरे गियर में वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक वॉशर लगाना पड़ेगा, और वॉशर हम लगाएंगे स्लीव से पहले। तो सबसे पहले वॉशर लग गया, उसके बाद जो स्लीव है वो लग जाएगी, और उसके बाद जो गियर है जिस डायरेक्शन में मैंने बताया था उसी डायरेक्शन में वो गियर लग जाएगा। और उसके बाद इस साइड में एक वॉशर लगेगा जो कि इस साइज़ का है, और इसकी भी कोई साइड नहीं, आप इसको किसी भी साइड से लगा सकते हैं। ये यहाँ पर लग गया। अब बात करते हैं इस साइड की। तो इस साइड सबसे पहले एक बुशिंग लगेगी। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, शायद कैमरा में नहीं दिखे पर अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अलग टाइप से एक मार्किंग बनी हुई है, जो कि अगर आप इस बुशिंग को यहाँ पर मैच करके देखेंगे तो बिल्कुल इसी की साइज़ की है।
तो अगर आप ये बुशिंग यहाँ पर लगा देते हैं तो वो मार्क है वो बिल्कुल इसी की साइज का आपको फील होगा। तो बेसिकली ये वाली जो बुशिंग है, कॉलर भी बोल सकते हैं आप इसको, ये यहाँ पर लगेगी। और उसके बाद बारी आती है ये जो गियर है इसको लगाने की। तो वैसे तो आप इसको दोनों साइड से लगा सकते हैं, देखने में तो ऐसा ही एज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डॉट दिखेगा। तो ये जो डॉट है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उस डॉट को बाहर की साइड रखते हुए हम जो ये गियर है इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर एक वॉशर लगेगा और बेसिकली हमारी जो आउटपुट शाफ्ट है वो उसके वॉशर्स और गियर्स के साथ रेडी है। और कुछ इसी तरीके से हमें जो इनपुट शाफ्ट है उसको तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलर है वो लगेगी, उसके बाद हमारी जो ये वाली गियर है ये लगेगी। इसमें बेसिकली 6 टीथ्स हैं और ये 6 टीथ्स हैं वो इस साइड रहेंगे। इसमें यहाँ पर जो हमने आउटपुट शाफ्ट में वॉशर लगाया था वो इसमें नहीं लगता है। उसके बाद ये वाला जो कट वाला वॉशर है ये लगेगा और लास्ट में जो सर्क्लिप है वो लगने वाली है। तो सर्क्लिप को लगाने के लिए टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। और एक बार फिर से आप जब इसको इसका जो स्लॉट है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो एक क्लिक की साउंड आएगी। अब यहाँ पर वो जो वॉशर है वो नहीं लगता है, उसका मुझे पता कैसे लगा। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पर कुछ और लगना होता तो ये वाली जो गियर है इसमें ये वाला मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा होता, इतना कि हम एक वॉशर है उसको वहाँ पर फिट कर पाएँ, लेकिन इसमें उतना मूवमेंट नहीं है। तो उसकी वजह से मैंने फिगर आउट किया कि यहाँ पर वॉशर है वो नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर ये जो गियर आप देख सकते हैं ये डैमेज्ड गियर है और इस कंडीशन में अगर आपको गियर मिलता है तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए, लेकिन मुझे इसको ना रिप्लेस करने के इंस्ट्रक्शंस मिले थे बिकॉज ये पार्ट आउट ऑफ स्टॉक था और इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता आने में। अब बारी आती है ये वाला जो गियर है इसको लगाने की। तो ये लगेगा इस साइड से, ये इस साइड से लगेगा। इसको फिगर आउट करना सिंपल है। इसमें यहाँ पर 6 स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पर 6 टीथ्स हैं, तो ये दोनों आपस में मैच हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको अपोजिट लगा के दिखा देता हूँ एंड एज यू कैन सी ये इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो ये इस साइड से लगेगा और उसके बाद में ये फिट हो जाएगा। उसके बाद वॉशर लगेगा छोटी साइज़ का एक यहाँ पर, और उसके बाद लगेगी एक कॉलर, और उसके बाद लगेगा ये वाला गियर। और ये वाला गियर इसके जो टीथ्स हैं वो इस साइड लगेंगे बिकॉज यहाँ पर 4 टीथ्स हैं और इसमें भी 4 टीथ्स हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज होते हैं कुछ इस तरीके से। और लास्ट में एक वॉशर है वो लग जाएगा। और जैसा कि आपने देखा जो गियर्स हैं और जो शाफ्ट्स हैं उनको हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। और ये चीज़ प्रॉपरली हुई है या नहीं उसको फिगर आउट करने का एक लास्ट वे ये है कि आप इन दोनों को आपस में जिस तरीके से ये कनेक्ट होने वाली हैं, बेसिकली जो थ्रेड वाला सेक्शन होता है इनपुट शाफ्ट का, वो जो आउटपुट शाफ्ट होती है उसका प्लेन वाला सेक्शन होता है उस साइड होता है। तो ये इसको मैं कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। और उसके बाद ये जो गियर्स हैं इनको जब हम क्रैंकेस में लगाएंगे तब हम जिस तरीके से इनको इंसर्ट करने वाले हैं वैसे हम इनको लगा करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली लगी हुई हैं या नहीं। तो ये हमारा गियर बॉक्स है बेसिकली। अब आगे की जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो अभी जो गियर बॉक्स है उसको क्रैंकेस में इंस्टॉल करना है, लेकिन उससे पहले ये जो 3 बैरिंग्स हैं इनको लुब्रिकेट कर लेते हैं बिकॉज बाद में जब गियर बॉक्स लग जाएगा तो ये वाला बैरिंग है इसको हम लुब्रिकेट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और इन दोनों को तो हम गियर बॉक्स लगाने से पहले ही लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो लुब्रिकेशन के लिए मैं एक इस टाइप के ऑयल कैंस मिलते हैं मार्केट में, उनको यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर इंजन ऑयल है वो मैंने वही यूज़ किया हुआ है, होंडा का जेन्युइन 10W30 जो कि शाइन के लिए रिकमेंडेड है। तो सबसे पहले ये वाला जो बैरिंग है इसको लुब्रिकेट कर लेते हैं और सेम प्रोसेस इस वाले पे करनी है। और कुछ इसी तरीके से ये वाला जो बैरिंग है इसको भी लुब्रिकेट कर लेते हैं। और ये टाइप का जो बैरिंग है इसको नीडल बैरिंग बोलते हैं। और इस बैरिंग के ऊपर ये एक इसकी स्लीव लगती है, तो इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। और ये जो बैरिंग है ये एज एन असेंबली पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम गियर बॉक्स है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गियर बॉक्स को बेसिकली एज एन असेंबली जिस तरीके से मैंने असेंबल करके दिखाया था एज इट इज़ उसी तरीके से मैंने इसको अभी पिक कर रखा है। और बिकॉज ये RH साइड का क्रैंकेस है तो इसमें ये वाले जो सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से लगने वाले हैं। तो इस साइड यहाँ पर एक इसका वॉशर लगता है, तो मेक श्योर आप उसको लगाए हुए हों इस सिचुएशन में। और उसके बाद आप इसको एज इट इज़ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करते टाइम जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो यही है कि जो वॉशर है वो अपनी पोजीशन पर रहे
और उसके बाद आप ये जो गियर्स हैं इनको ड्रॉप कर दें। और ड्रॉप करने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से ड्रॉप हो गई। ये चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आप जो आउटपुट शाफ्ट है उसको होल्ड करके उसको रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद ना तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होगी और ना ही क्लॉकवाइज। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी एक से ज़्यादा अमाउंट के जो गियर्स हैं वो इंगेज्ड हैं, मतलब अभी सेकंड या थर्ड या फिर फर्स्ट या फोर्थ जो भी है वो गियर्स इंगेज्ड हैं, और मल्टीपल गियर्स इंगेज होने की वजह से जो गियर बॉक्स है वो मूव नहीं कर पा रहा है। आप इसमें से किसी भी एक गियर को लिफ्ट कर देंगे तो आप जो गियर्स हैं उनको मूव कर पाएंगे। अब बारी आती है इन सारे आइटम्स को इंस्टॉल करने की, तो इनको शिफ्ट फोक्स बोलते हैं। ये इनकी शिफ्ट गाइड पिंस हैं और ये शिफ्ट ड्रम है। तो सबसे पहले हम जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करेंगे। तो जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको इंस्टॉल करना इस केस में काफ़ी सिंपल है बिकॉज इनकी अगर आप इनर डायमीटर देखेंगे तो उसमें चेंज है। इसका इनर डायमीटर कम है, इसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है वो जाएगा आउटपुट शाफ्ट की साइड और जिसका कम है वो हमारी जो इनपुट शाफ्ट है उसकी साइड जाएगा। और इनकी जो ये वाली लोकेशन है, अब बिकॉज हमारा जो शिफ्ट ड्रम है वो यहाँ पर लगने वाला है तो इसलिए ये जो पिंस की लोकेशन है वो जो शिफ्टर ड्रम है उसमें अंदर की साइड होनी चाहिए, जो कि इस वाले की सही है, लेकिन इस वाले की आप देख सकते हैं कि बाहर की साइड है। तो इसको हम टर्न कर देंगे तो अब इसकी भी अंदर की साइड हो गई है। और शिफ्ट फोक है वो ये हम इनपुट वाली साइड लगाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो गियर है जिसको आप मूव कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। और सेम दूसरी साइड यहाँ पर है तो इस वाले को हम यहाँ पर फिट कर देंगे। और अब बारी आती है जो शिफ्ट ड्रम है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें भी एक साइड का जो इसका डायमीटर है वो कम है और एक साइड का ज़्यादा है। और इस सिचुएशन में हमने जो RH कवर है उसको यूज़ कर रखा है, तो जो कम डायमीटर वाला सेक्शन है वो नीचे की साइड रहेगा। लेकिन इसको इस तरीके से इंस्टॉल करने से पहले इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे। और इस साइड से भी कर ही रहे हैं तो इस साइड से भी अभी कर देते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो ये वाली लाइंस हैं जिनके अंदर जो शिफ्ट फोक्स हैं उनकी ये जो पिंस हैं ये चलती हैं, उनको भी हम लुब्रिकेट कर लेंगे ताकि जब हम ये जो क्रैंकेस है इसको असेंबल करने के बाद जब गियर्स हैं उनको चेक करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी जो शिफ्टिंग की प्रोसेस है उसको करने में। और उसके बाद जो स्मॉल साइड वाला सेक्शन है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे। और एक बार जो शिफ्ट फोक्स हैं उनको हम थोड़ा सा बाहर की साइड रख लेते हैं और जो ड्रम है उसको एक बार मूव कर लेते हैं जिससे कि जो लुब्रिकेशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अब बारी आती है ये जो पिन्स हैं इसको इसके जो स्लॉट्स हैं उनके अंदर इंसर्ट करने की। तो बेसिकली जो शिफ्ट फोक है उसकी ये वाली जो पिन है इसको ये जो शिफ्ट ड्रम के अंदर लाइंस बनी हुई हैं इनके अंदर हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव करना पड़ सकता है और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और ऐसा करते टाइम हमें एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो शिफ्ट का जो फोर्क है उसका जो होल है वो और जो क्रैंकेस के अंदर होल बना हुआ है जिसकी तरफ मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो कुछ इस तरीके से। और सेम प्रोसेस दूसरी वाली के साथ करनी है, बट एक चीज़ जो मेक श्योर करने वाली है वो ये कि आप जो लाइन है जो दूसरा वाला जो शिफ्ट फोक है उसको दूसरी लाइन में लगाएं। पहली चीज़ तो ये लगेगा ही नहीं सेम लाइन में, लेकिन किसी भी वजह से ये लग सकता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो भी आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों शिफ्ट फोक हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर ही लगाने हैं। अब बारी आती है लास्ट में जो पिन्स हैं उनको लगाने की। तो छोटी साइज़ की जो पिन है वो जिस साइड छोटा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पे लगेगी, और बड़ी वाली जो पिन है वो आउटपुट शाफ्ट में जो बड़ा वाला शिफ्ट फोक लगा हुआ है वहाँ पर लगेगी। लेकिन इनको लगाने से पहले हमें इनको लुब्रिकेट करना है। और लुब्रिकेशन के बाद आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे इनके डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, बट इस केस में आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ मार्क्स वगैरह बने हुए हैं। ये मार्क्स ओवर द टाइम जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ है या फिर जो सेक्शन मूव नहीं हुआ है वहाँ पर ऑयल बर्निंग की वजह से बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मार्क है ये नीचे की साइड रहेगा और ये वाली पिन है कि यहाँ पर लगेगी। और पिन को लगाते टाइम जो शिफ्ट फोक है और नीचे जहाँ पर जो पिन जाकर के बॉटम आउट होगी उन होल्स को अलाइन रखना है, और उसके बाद आप जो पिन है उसको थोड़ा सा स्लाइड करके इंसर्ट कर सकते हैं। और शाइन के केस में इन पिन्स के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी स्प्रिंग वगैरह नहीं लगने वाली है। तो दूसरी जो पिन है उसके साथ भी सेम ही केस है, आपको अलाइन करके रखना है और उसके बाद इनको पुश कर देना है।
और इसी के साथ हमारा जो गियर बॉक्स है उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो लग चुके हैं। तो अब क्रैंक केस के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा हमारी जो क्रैंक है उसको इंस्टॉल करना। और क्रैंक शाफ्ट इसमें मैं नई इंस्टॉल कर रहा हूँ। एंड एज ऑलवेज जितने भी पार्ट्स इस रीबिल्ड में नए इंस्टॉल हो रहे हैं वो सब होंडा के जेन्युइन पार्ट्स हैं। तो इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे क्रैंक शाफ्ट है वो इतनी ईजिली रिप्लेसेबल आइटम नहीं है, उसकी सिर्फ आप जो कनेक्टिंग रोड है और उसका जो बैरिंग है वो रिप्लेस करवा करके जो क्रैंक शाफ्ट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी परफेक्टली काम करती है। लेकिन इसकी जो पहले वाली क्रैंक शाफ्ट थी उसके अंदर बैलेंसिंग के लिए इस साइड से थोड़ा वेट है वो कट कर रखा था, जिसकी वजह से वो मिसबैलेंस हो गई बैलेंस होने की बजाय। तो इसलिए नई जो क्रैंक शाफ्ट है उसको यूज़ करना पड़ रहा है। और जो नई क्रैंक शाफ्ट है वो प्री लुब्रिकेटेड आती है, जो कनेक्टिंग रोड का बैरिंग है वो लुब्रिकेटेड है, इस साइड वाला जो बैरिंग है वो भी लुब्रिकेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल है वो मैंने यूज़ कर लिया है अभी, बिकॉज ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर इंसर्ट होने वाली है। तो बस क्रैंकशाफ्ट की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। RH क्रैंकिस की साइड जो विदाउट बैरिंग वाला पोर्शन है वो रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बैरिंग ऑलरेडी है, बैरिंग की बुशिंग हमने लगा दी है। तो इसको एज इट इज़ ड्रॉप करना है। और एक चीज़ आप मेक श्योर करें कि ये वाली जो कॉन रोड है, कनेक्टिंग रोड बेसिकली, इसको आप एकदम स्ट्रेट रखें। जो क्रैंकेस है उससे इसको टच नहीं होना है, अदरवाइज चांसेस हैं कि आप इसको एकदम से ड्रॉप करेंगे तो डैमेज हो सकती है। तो बस इसको एज इट इज़ ड्रॉप करना है। तो अब जो हमारा क्रैंकेस है उसके अंदर हमारा सारा काम है वो फिनिश हो चुका है अभी के लिए। अब जो गैस्केट है वो बनाना पड़ेगा हमें। तो आप चाहें तो इस वाले के ऊपर भी आप गैस्केट है जो सीलेंट आता है, जिसको 3 बॉन्ड बोलते हैं या फिर RTV सिलिकॉन बोल सकते हैं आप उसको, ग्रे कलर का, उसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि लगाते टाइम आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो चांसेस हैं कि आपको वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो दूसरा वाला क्रैंकेस है उसके ऊपर हम जो RTV सिलिकॉन है वो लगाएंगे और उसके बाद इन दोनों क्रैंकेसेस को आपस में इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो ये वाला सेक्शन है, अब एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि इसके ऊपर किसी भी टाइप का ऑयल, ग्रीस ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। आप इसको सिंपली अच्छे से वाइप कर लें। और एक चीज़ जो कि मैंने पहले बता दी थी लेकिन एक बार फिर से कंफर्म कर देता हूँ, एक वॉशर यहाँ पर रहना चाहिए और एक वॉशर है वो यहाँ पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाउल लगी हुई है। तो ये डाउल निकल नहीं रही थी, तो मैं इसको डैमेज नहीं करना चाहता था बिकॉज़ ये इजीली अवेलेबल होती नहीं है तो काफ़ी छोटा आइटम लेकिन कई बार नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर लगी हुई है और दूसरी जो डाउल है वो यहाँ पर लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम जगह पर ये डाउल दूसरी साइड का जो क्रैंकेस है जो कि ये रहा, यहाँ पर फंसी हुई है, तो ये भी नहीं निकल रही है। तो दोनों डाउल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं और अभी ये वाला जो क्रैंकेस है इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एज ए लास्ट स्टेप ये वाला जो बैरिंग है मेक श्योर आप इसको लुब्रिकेट कर लें, और साथ ही साथ जो शिफ्ट ड्रम है उसका ये वाला जो सेक्शन है इसको भी लुब्रिकेट कर लें। तो इसको तो हमने लुब्रिकेट कर दिया था और ये प्री लुब्रिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल और लगा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो बैरिंग्स हैं उनको लुब्रिकेट कर लेते हैं। तो इनको लुब्रिकेट करने की प्रोसेस है वो सेम होने वाली है। और थोड़ा सा जो ऑयल है वो इस वाले सेक्शन पर लगा देते हैं जहाँ पर जो बैरिंग है वो फिट होने वाला है, और साथ ही साथ जहाँ पर जो शिफ्ट के जो पिन्स हैं वो लगने वाली हैं, थोड़ा सा ऑयल वहाँ पर भी लगा देते हैं और थोड़ा सा जहाँ पर ड्रम लगने वाला है। और फिर बारी आती है जो गैस्केट है उसको बनाने की। तो अगेन ये वाला जो सरफेस है मेक श्योर इसके ऊपर कहीं भी ऑयल वगैरह ना लगा हो, ऑयल और ग्रीस। और उसके बाद जो गैस्केट है उसको बनाने के लिए मैं 3 बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ, ग्रे कलर वाला। तो सबसे पहले एक लाइट कोट लगाएंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, बेसिकली ये वाली जो लाइन है हम इसको फॉलो करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद जहाँ जहाँ ऐड ऑन करना रहेगा वहाँ मैं बता दूँगा। और जो लाइट लेयर है उसको अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से सेम एरिया पर हमें एक कोट और अप्लाई करना है जो कि थोड़ा सा हैवी होने वाला है। इसको हमें बेसिकली इतना हैवी रखना है कि इसके नीचे जो एल्युमिनियम का जो सेक्शन है जो कि थोड़ा सा
ज़्यादा लाइट अप हो रहा है वो हमें ना दिखे। अब बेसिकली जो लाइन मैंने फॉलो करने को बोला था उसके अलावा यहाँ पर और इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ पर और लगाना है। इस वाले सेक्शन में ज़्यादा नहीं लगाना है बिकॉज़ ये इंजन का इंटरनल पार्ट है। बेसिकली एक्सेसिव जो ब्लो बाई होता है वो यहाँ से पास आउट होता है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा गैस्केट अप्लाई ना करें। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है जिसको आपको अपनी फिंगर है उसके अराउंड रैप करना है और उसके बाद जो अंदर की साइड जो एक्सेसिव गैस्केट लगा हुआ है उसको वाइप ऑफ करना है। इससे होगा क्या कि जब दोनों क्रैंक केसेस हैं उनको हम एक दूसरे के साथ इंस्टॉल करके जब बोल्ट्स हैं उनको टाइट करेंगे तो जो गैस्केट है वो अंदर की साइड थोड़ा कम जमा होगा, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा मेस है वो कम क्रिएट होगा। बाहर की साइड से हम अभी क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज जब क्रैंकेस है वो प्रॉपर्ली प्रेस हो जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, तब जो एक्सेसिव मटेरियल बाहर निकलेगा उसको हम बाहर से अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अंदर की साइड से हम फिर कर नहीं पाएंगे, इसलिए अभी करना जरूरी है। और अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि ज़्यादा हार्ड टू रीच है तो वहाँ पर आप एक जो ये ईयरबड्स आते हैं उनको यूज़ करके क्लीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसके जितने भी सेक्शंस हैं तो इनको ये वाली शाफ्ट है ये और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है वो उससे अलाइन करके इसको नीचे की साइड ड्रॉप करना है आराम आराम से। और उसके बाद जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सारे जो होल्स हैं सारे जो सेक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली अलाइन हो गए हैं तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब बारी आती है जितने भी बोल्ट्स हैं उनको लगाने की। तो सबसे पहले जो अंदर की साइड बोल्ट्स लगेंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो इस केस में वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल था बिकॉज बाहर के जो भी बोल्ट्स हैं वो पेंटेड हैं और अंदर के जो बोल्ट्स हैं वो पेंटेड नहीं है। लेकिन आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं बिकॉज आप नो मैटर कितना क्लीन करते हैं, अगर आप एसिड वगैरह यूज़ करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज जो ज़्यादा डर्टी बोल्ट्स होंगे वो बाहर की साइड लगेंगे और जो एकदम क्लीन बोल्ट्स होंगे या फिर ऑयली जैसे दिखने वाले बोल्ट्स होंगे वो अंदर की साइड लगेंगे। तो अभी इसमें 5 बोल्ट्स ऐसे हैं जो कि क्लीन हैं तो वो अंदर की साइड लगने वाले हैं और उन 5 का साइज भी सेम है। लेकिन इन 5 बोल्ट्स में अभी हम सिर्फ 4 बोल्ट्स ही लगा सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पर जो बोल्ट है वो हम अभी नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पर एक प्लेट लगती है जो कि टाइमिंग चेन की गाइड को होल्ड रखती है, तो वो बाद में लगाएंगे। उसके बाद बारी आती है जितने भी बोल्ट्स बाहर लगेंगे उनकी। इसमें 7 बोल्ट्स जो हैं वो सेम साइज़ के हैं और 2 बोल्ट्स जो हैं वो इनसे अलग साइज़ के हैं, लेकिन ये 2 बोल्ट्स भी सेम साइज़ के हैं। तो सबसे पहले जो 2 अलग हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक लगेगा यहाँ पर और दूसरा वाला लगेगा यहाँ पर। और उसके अलावा जितने भी बोल्ट होल्स हैं उनमें ये 7 जो बोल्ट्स हैं सेम साइज़ के वो लग जाएंगे। तो इनमें जो रस्टेड बोल्ट्स हैं वो नीचे की साइड लगा रहा हूँ मैं बिकॉज़ वहाँ पे कम क्लीनिंग होती है तो उसकी वजह से रस्टिंग है वो ज़्यादा रहती है। और थोड़े जो कम ख़राब कंडीशन के बोल्ट्स हैं वो ऊपर की साइड और पीछे की साइड लगने वाले हैं। ऑलराइट, तो हमने सारे जो बोल्ट्स हैं वो लगा दिए हैं। अब बारी आती है इनको टाइट करने की। तो इनको हमें करना है क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट। अब क्रिस क्रॉस पैटर्न क्या होता है कि हम अगर एक बोल्ट इस साइड का टाइट कर रहे हैं तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट यानी कि इस साइड से टाइट करेंगे, फिर इस साइड से, उसके बाद यहाँ से, फिर एक अंदर का टाइट कर देंगे इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि हम सारे बोल्ट्स को कुछ इस तरीके से टाइट कर रहे हैं कि जो क्रैंकेस है वो इवनली एक दूसरे के साथ प्रेस हों। ऐसा नहीं हो कि हम इस साइड के सारे बोल्ट्स टाइट कर दें तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, यहाँ पर प्रेशर ही ना पड़े। उस केस में चांसेस हैं कि हम जो इनका अंदर की साइड वाला जो सरफेस है जहां पर हमने अभी बॉन्ड लगाया था वो डैमेज हो सकता है। तो अभी इनको मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में सबसे पहले हल्के हाथ से टाइट कर लेता हूं और उसके बाद 1/4 टर्न और घुमा करके इनको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे। तो इनको टाइट करने का रूल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे लेकिन लूज़ भी नहीं छोड़ेंगे। तो इनको टाइट कर लेता हूँ मैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं।
ऑलराइट, तो अभी जो बोल्ट्स हैं उनको टाइट कर दिया है और अभी हम जो एक्सेसिव 3 बॉन्ड जैसा कि आप देख सकते हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। तो एक सैक्रिफिशियल क्लॉथ चाहिए आपको, बट मेक श्योर कि वो थोड़ा क्लीन हो, ज़्यादा डर्टी भी ना हो, और उसकी हेल्प से आप जो एक्सेसिव 3 बॉन्ड है उसको क्लीन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को आपको कितने डिटेल में करना है वो डिपेंड करता है कि आप इंजन को कितना ज़्यादा अनटच लुक देना चाहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो होगी कि हम इंजन को दूसरी साइड टर्न करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो होल आप देख सकते हैं इसके अंदर एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट लगने वाला है, और उसके बाद जस्ट इसको टाइट करना है। दैट्स इट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो गियर का ड्रम है उसकी जो सेलेक्टर प्लेट है उसको लगाने वाले हैं। इसको गियर स्टार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो 2 पिन्स हैं उनको हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो 2 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं ड्रम के अंदर, एक यहाँ पर लगेगा और दूसरा यहाँ पर, और उसके बाद इसमें ये जो 2 स्लॉट्स बने हुए हैं इनको इन पिन्स के साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और उसके बाद लगेगा हमारा 10 मिलीमीटर का बोल्ट, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा थ्रेड लॉकर यूज़ कर रहा हूँ। और इसको टाइट करते वक्त भी सेम ही प्रिकॉशन फॉलो करनी है, इसको बेसिकली ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी स्प्रिंग है वो लगेगी, उसके बाद वॉशर, फिर स्टॉपर प्लेट इटसेल्फ, और उसके बाद इसका 10 मिलीमीटर का बोल्ट। तो जो स्प्रिंग है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप करनी है हमें कि इसका जो ये बेंड और का जो पोर्शन है वो ऊपर की साइड रहे, और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद बारी आती है वॉशर को लगाने की। तो वॉशर को हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद बारी आती है जो स्टॉपर प्लेट है उसकी। तो ये इस डायरेक्शन में नहीं लग सकती है बिकॉज इसका जो ये कर्व है वो उस साइड जा रहा है, जबकि हमें ये जो कर्व है इसको इस साइड रखना है। और साथ ही साथ जो स्प्रिंग का कट है, जहाँ पर स्प्रिंग का जो वो बेंड हुआ वाला पोर्शन है वो लगेगा, वो इस साइड होना चाहिए। तो इसको एक बार यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, और एक बार जो बोल्ट है उसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे, बस इतना ही। उसके बाद मैं एक स्क्रू ड्राइवर है छोटी साइज़ का, उसकी हेल्प से इसको ऊपर की साइड लेके आ रहा हूँ। बेसिकली इसका जो ये रोलर वाला सेक्शन है ये यहाँ पर लेकर के आना है हमें कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको यहाँ पर होल्ड रखते हुए जो बोल्ट है उसको टाइट करेंगे। इसको टाइट करते टाइम ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, आपको इसको उसी साइड रखना है। इस पोजीशन में अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो चांसेस हैं कि जो स्टॉपर प्लेट है उसको आप बेंड भी कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इस साइड रखना है और उसके बाद इसको टाइट करना है। टाइट करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, अब उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो जो गियर्स हैं उनको चेक करने के लिए सिंपली एक 10 मिलीमीटर का सॉकेट लेंगे और उसको जो गियर स्टार का जो 10 मिलीमीटर का बोल्ट है उसके ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद ये वाली जो इनपुट शाफ्ट है इसको रोटेट करते टाइम जो गियर स्टार है उसको एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। फिलहाल ये न्यूट्रल में है। उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, इनपुट शाफ्ट को घुमाते हुए आउटपुट शाफ्ट है उसको एक बार रोक लेते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट शाफ्ट है वो मूव नहीं कर रही है और जो इनपुट शाफ्ट है वो मूव कर रही है। तो दैट मीन्स कि जो गियर है वो न्यूट्रल है। अब शिफ्ट करते हैं फर्स्ट गियर में। और एक चीज़ आप नोटिस करने वाले हैं अभी भी और आगे भी कि जो गियर्स हैं वो उतना स्मूथली शिफ्ट नहीं होंगे। वो इसलिए है क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो मैं हाथ से मूव करके इसको उतना नहीं बना सकता हूँ जितना गियर शिफ्टिंग के लिए नेसेसरी होता है। तो ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ज़्यादा हार्ड शिफ्टिंग हो रही है दैट मीन्स कि जो गियर बॉक्स है उसमें प्रॉब्लम है, या तो हमने कोई गियर गलत लगा दिया है या फिर कोई वॉशर गलत लगा दिया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके जो चारों गियर्स हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्टेप होने वाली है हमारी जो किकशाफ्ट की स्टॉपर प्लेट है या फिर गाइड प्लेट जिसको बोलते हैं उसको इंस्टॉल करना। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगी। एक बार फिर से आप इसकी जो पोजीशन है वो चेक कर लें। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है, और उसके बाद इसके 2 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं उनको, और उसके बाद बारी आती है हमारी जो गियर शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो गियर शाफ्ट में यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से लगी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सर्कलिप लगी हुई है। उसके बाद एक वॉशर है वो लगेगा, और इंस्टॉल करने से पहले इसका जो ये वाला पोर्शन है इसको आप थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें इंजन ऑयल की हेल्प से, और उसके बाद इसको
ये वाला जो होल है इसके थ्रू इंसर्ट करना है। और उसके बाद इसका ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर एक कट बना हुआ है और दोनों साइड से जो स्प्रिंग है उसके ये जो पोर्शंस दिख रहे हैं इनके बीच से यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है, स्टड भी बोल सकते हैं आप इसको पास थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो आप यही चेक कर लेना कि ये जो बोल्ट है ये प्रॉपर्ली टाइट हो, और जब ये दोनों सेक्शंस हैं ये प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएं तब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो जो गियर शाफ्ट है वो प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है इस वाली गियर की, जो कि किक शाफ्ट है उस वाली गियर से ड्राइव होती है, इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक वॉशर लगेगा, उसके बाद इसकी जो स्लीव है वो लगेगी, और स्लीव को लगाने के बाद जो गियर है उसको लगाना है। तो गियर में जो ये उभरा हुआ सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा, और जहाँ पर ये गड्ढा बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड रहेगा। इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर देते हैं। उसके बाद एक और वॉशर लगेगा और लास्ट में यहाँ पर एक सर क्लिप लगेगी। और अब बारी आती है जो किक शाफ्ट है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसको मैंने थोड़ा सा एक बार पार्शियली डिसमेंटल कर लिया है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। सबसे पहले एक वॉशर लगता है, ये मेरे ख्याल से रिमूव नहीं होता है बिकॉज इस केस में तो हो नहीं रहा है। उसके बाद एक स्प्रिंग है वो लगेगी। उसके बाद जो नीचे वाली गियर है जिसके अंदर इस साइड में कट बना हुआ है और थोड़ी सी स्लीव बाहर निकली हुई है वो लगेगी। और ये जो गियर है इसके अंदर कट्स बने हुए हैं, उसमें एक कट है उसकी साइज थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि इस वाले सेक्शन के साथ अलाइन करना है। और जब आप उसको अलाइन कर लेंगे तो ये जो गियर है ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। और उसके बाद एक छोटा वॉशर है जो कि यहाँ पर लगता है। उसके बाद लगेगी यहाँ पर एक स्लीव, और स्लीव के बाद ये गियर लगेगी। इस गियर का प्लेन और जिस साइड टीथ्स बने हुए हैं वो सेक्शन इस साइड जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद लगेगा एक और वॉशर, और उसके बाद लगने वाली है ये सर क्लिप। तो इस सर क्लिप को मैं इसकी जो पोजीशन है जहाँ पर इसका स्लॉट बना हुआ है वहाँ पर स्लाइड कर देता हूँ, और उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा पुश करके रखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रही है उसके लिए आप इसको कुछ इस तरीके से मूव करके चेक कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट भी करना है। और उसके बाद इसको ये वाला जो सेक्शन है इसको इस साइड किसी भी डायरेक्शन में रखते हुए कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और अभी जो किक शाफ्ट है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक होल दिख रहा है, इस होल को हमें जो किक शाफ्ट है उसको रोटेट करते हुए यहाँ तक लेकर के आना है। और इस पॉइंट पर इस स्प्रिंग में ये वाला जो सेक्शन बना हुआ है इसको ले जा करके इंसर्ट करना है। और उसके बाद ये एक प्लास्टिक की स्लीव है, इसके अंदर यहाँ पर आपको एक कट बना हुआ दिखेगा। इस कट को वो जो स्प्रिंग वाला सेक्शन जो हमने किक शाफ्ट के होल में लगाया था उसके साथ अलाइन करके इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देना है। और इतना करने के बाद ये जो स्प्रिंग का ये वाला पोर्शन है इसको लिफ्ट करके यहाँ पर ये जो स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो गया है। अब हम ऑयल पंप है उसको इंस्टॉल करेंगे। और ऑयल पंप जो है वो मैं नया यूज़ कर रहा हूँ, ये भी होंडा का जेन्युइन है। और ऑयल पंप है उसको लगाने से पहले दो डाउल्स हैं इनको लगाना पड़ेगा। तो जो दोनों डाउल्स हैं उनको इनकी जो पोजीशन है वहाँ पर माउंट करना है। और उसके बाद जो ऑयल पंप है उसमें ये जो दो होल्स हैं इनको जो डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करके कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पुश करना है। और अब बारी है ये जो दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं इनको इंस्टॉल करने की। ऑलराइट, तो अब बारी आती है जो प्राइमरी गियर है जिसको ड्राइव गियर भी बोलते हैं उसको इंस्टॉल करने की। लेकिन उससे पहले इसमें एक स्लीव है वो लगती है, और उससे पहले ये वुडरफ की है इसको हमें लगाना है। तो इसको बेसिकली इसके लिए क्रैंक शाफ्ट है, वहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर इसको इंसर्ट करना है और उसके बाद इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पुश करना है। लेकिन ये हो नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं हैमर से टैप कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो स्लीव है या फिर बुशिंग जो भी आप बोलना चाहें, इसमें जो ये खड्डे वाला पार्ट है ये नीचे की साइड रहेगा और जो उभरा हुआ सेक्शन है वो ऊपर की साइड रहेगा। और इसको इंस्टॉल करते टाइम इसमें जो स्लॉट बना हुआ है ये जो वुडरफ की है उसी के लिए बना हुआ है, तो उन दोनों को अलाइन रखना है और उसके बाद इसको पुश कर देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद बारी आती है जो प्राइमरी गियर है उसको इंस्टॉल करने की। आप इसको इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। तो इसको जस्ट जो वुडरफ की है उसके साथ अलाइन करके इंसर्ट कर देना है। एंड अभी के लिए इस वाले सेक्शन में बस इतना ही काम है।
उसके बाद बारी आती है जो ऑयल पंप को ड्राइव करने वाली जो गियर है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसमें जो स्क्वायर शेप बना हुआ है ये सेक्शन ऊपर की साइड रहेगा और ये जो प्लेन सेक्शन है ये नीचे की साइड रहेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लगाना है और इसके जो टीथ्स हैं उनको जो प्राइमरी गियर है उसके टीथ्स के साथ कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और उसके बाद इसका जो ये वॉशर है जो कि जो ऑयल पंप है उसको ड्राइव करने का काम करेगा, उसको ये वाला जो ऑयल पंप का सेक्शन है इसके पैरेलल रख के और ये जो स्लॉट है यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। और उसके बाद एक बार हम चेक कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ऑयल पंप है वो मूव हो रहा है और इसमें यहाँ पर और कुछ भी नहीं लगता है बिकॉज जो RH कवर लगेगा वो इसको होल्ड रखने का काम करता है। और अब बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसको इंस्टॉल करने की। तो सबसे पहले इसकी एक ये स्लीव है या फिर बुशिंग जो भी आप बोलना चाहें, इसको हमें इनपुट शाफ्ट है उसके अंदर इंसर्ट करना है और लगाने से पहले इसको बाहर और अंदर की साइड से प्रॉपर्ली लुब्रिकेट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है। और उसके बाद जो क्लच हाउसिंग है उसको भी इंसर्ट कर देना है। लेकिन क्लच हाउसिंग को लगाते टाइम हमें जो प्राइमरी गियर है वो और साथ ही साथ जो किक शाफ्ट के थ्रू जो गियर ड्राइव होने वाली है उसको जो क्लच हाउसिंग की गियर है उसके टीथ्स के साथ थोड़ा अलाइन रखना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। और अभी यहाँ सबसे पहले एक वॉशर लगेगा और इसके अलावा दो और वॉशर्स हैं जो कि साइज़ में लगभग इसी के जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका जो इनर डायमीटर है वो जो इनपुट शाफ्ट है उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। उसके बाद क्लच का जो ये वाला सेक्शन है जो कि प्रेशर प्लेट और जो फ्रिक्शन प्लेट है उसको होल्ड करके रखता है, इसको हमें लेना है। और वैसे तो जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं उनकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, लेकिन मैं फिर भी इनमें जिस साइड जो ग्रेविंग है नंबर्स की वो रहती है उस साइड को ऊपर की साइड रखना प्रीफर करता हूं। और जो हमारा हब है वो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होगा, तो ऊपर की साइड ये वाली है लेकिन अभी हमने इसको उल्टा पकड़ रखा है, तो जिस साइड नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो साइड हम नीचे की साइड रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। और अब बारी आती है प्रेशर प्लेट है उसको लगाने की। तो प्रेशर प्लेट में आप फील करके देखेंगे तो आपको एक साइड है वो स्मूथ फील होगी और दूसरी साइड है वो फ्लैट और रफ फील होगी। तो जो साइड फ्लैट और रफ फील होगी उसको हम रखेंगे नीचे की तरफ और जो साइड स्मूथ फील होती है उसको ऊपर की साइड रखना है। और ऐसा सारी जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनके साथ करना है। अब अगेन ये उल्टा पकड़ रखा है तो इस सिचुएशन में जो स्मूथ वाली साइड है वो नीचे की साइड रखते हैं और ये कुछ इस तरीके से लगेगी। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगाएंगे जिससे कि जो फ्रिक्शन प्लेट लगेगी उसका इस साइड वाला जो सेक्शन है वो लुब्रिकेट हो जाए। इसमें अगेन वही है, जो नंबर्स वाला पोर्शन है उसको हम नीचे रखेंगे बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें 3 प्रेशर प्लेट्स लगेंगी और 4 फ्रिक्शन प्लेट्स लगेंगी। एंड एज ए नेक्स्ट स्टेप जो हब की दूसरी वाली जो प्लेट है उसको हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे। और प्लेस करते टाइम वैसे तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक डॉट बना हुआ है और एक डॉट यहाँ पर भी है। वैसे इसमें 2 डॉट्स बने हुए हैं तो दोनों में से आप किसी को भी अलाइन कर देना। इसके साथ इसको अलाइन करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और उसके बाद ये जो पूरी असेंबली है इसमें 3 प्लेट्स हैं उनको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं और जो एक प्लेट है उसको हम इस वाले स्लॉट में लगाने वाले हैं। 3 प्लेट्स हैं वो एक साइड और एक फ्रिक्शन प्लेट है वो दूसरी साइड हो जाने की वजह से ये चिपकने वाला जो इश्यू है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक अगर हम बाइक को पार्क करके रखते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनकी जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से करके ये जो पूरी असेंबली है इसको यहाँ पर हमें ड्रॉप करना है। इस हाउसिंग के अंदर आपको ये ग्रूव्स दिख रहे हैं, इन ग्रूव्स को ये जो इनपुट शाफ्ट है इसके ग्रूव्स के साथ अलाइन करना रहता है। और जब ये अलाइन हो जाएंगे तो आप जो पूरी क्लच असेंबली है उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले एक वॉशर लगेगा और उसके बाद ये वाला जो नट है इसको लगाना है। और इस पर्टिकुलर इंजन में जो क्लच असेंबली का जो नट है वो क्लॉकवाइज ही टाइट होता है। तो इसको सबसे पहले हैंड टाइट करेंगे, उसके बाद इसका जो क्लच होल्डर है उसको लगाएंगे और फिर इसको 19 मिलीमीटर के सॉकेट की हेल्प से टाइट कर देंगे। उसके बाद लगेंगी 4 स्प्रिंग्स और जो क्लच स्प्रिंग्स हैं उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगेगी स्प्रिंग्स को होल्ड करने वाली प्लेट और इसको भी आप किसी भी तरीके से प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद लगेंगे 4 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स
और ये जो 4 बोल्ट्स हैं इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है। और जब चारों स्प्रिंग्स हैं वो प्रॉपर्ली पूरी टाइट हो जाएं तो उसके बाद आपको इन बोल्ट्स को थोड़ा सा ओवर टाइट करना है, इनको ओवर टाइट बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद बारी आती है जो लिफ्टर बैरिंग है, क्लच रिलीज बैरिंग भी बोलते हैं इसको लगाने की। तो इसमें जिस साइड कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं वो सेक्शन ऊपर रख दीजिएगा, वैसे वो मैटर नहीं करता इतना। इसको जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है और थोड़ा सा पुश करना है। फिल्टर है उसको लगाने की, तो इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद इसका वॉशर लगेगा और उसके बाद बारी आती है इसका जो स्पेशल नट है उसको लगाने की। तो इसका भी स्पेशल नट है वो क्लॉकवाइज ही टाइट होगा। और ये वाला जो नट है इसको टाइट करने के लिए एक स्पेशल टूल की हेल्प लगेगी आपको, और ये एक गियर्स को लॉक करने का टूल है। इसको बेसिकली जो गियर्स हैं उनके बीच में रखना है और उसके बाद ये जो नट है इसको टाइट करना है। और यहाँ पर इस सिचुएशन में जो गियर्स हैं उनको लॉक करने के लिए एक बार जो ऑयल पंप की जो ड्राइव गियर है उसको हटाना पड़ेगा। तो अभी जो ये गियर है इसको वापस लगा देते हैं। और अब बारी है जो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर है उसकी कैप को लगाने की। तो कैप को लगाने से पहले यहाँ पर एक गैस्केट लगेगा जो कि ये है। इस गैस्केट को यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। और जो गैस्केट है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है, इसके जो होल्स हैं उनको मैच करके। और कैप को इंस्टॉल करते टाइम इसके जो होल्स हैं उनको अलाइन रखना है और उसके बाद इसमें 3 स्क्रूज लगेंगे, तो उन तीनों को लगा देता हूँ मैं। और इंस्टॉल करने के बाद इनको टाइट करना है। और उसके बाद ये वाला जो स्लॉट है इसमें एक स्ट्रेनर लगेगा कुछ इस तरीके से। और इसी के साथ RH साइड में जितना भी काम हमें क्रैंकेस में करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो कवर है उसको लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 डाउल्स हैं, इनको लगाना है। तो एक लोकेटिंग डाउल है वो यहाँ पर लगती है और जो सेकंड लोकेटिंग डाउल है वो यहाँ पर लगेगी। और डाउल को लगाने के बाद बारी है जो RH कवर का गैस्केट है उसको लगाने की। तो गैस्केट को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है और अब जो RH कवर है वो इसके ऊपर माउंट हो जाएगा। लेकिन RH कवर को इंस्टॉल करने से पहले हमें इसको प्रेप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी जो किकशाफ्ट की ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो क्लच का जो पुश लीवर है उसकी ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसकी स्प्रिंग और एक इसमें पिन लगती है जो कि इस स्प्रिंग को होल्ड करके रखती है। तो ऑयल सील को इंस्टॉल करने से पहले मैंने इसका जो आउटर डायमीटर है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है और उसके बाद इसको ये वाली जो प्लेस है इसके अंदर इंसर्ट करना है। और बस ये इतना ही सिंपल था और सेम प्रोसेस इस वाली ऑयल सील के लिए फॉलो करनी है। और ऑयल सील को इंस्टॉल करने के बाद जो ये पुश लीवर है इसको सबसे पहले थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। और अब बारी आती है जो स्प्रिंग है उसको इंस्टॉल करने की। तो स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से लगाना है। बेसिकली इसका जो बड़ा वाला कट है वो नीचे की साइड रहेगा और इसका जो छोटा वाला कट है वो ऊपर की साइड रहेगा। इस पोजीशन में एक बार जो लीवर है उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसको प्लेस करना है यहाँ पर और जो लीवर है उसको पुश कर देना है। और इसका जो ये वाला कट है वो यहाँ पर कट सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर कुछ इस तरीके से लग जाएगा। और अभी जो स्प्रिंग का दूसरा वाला कट सेक्शन है उसको लॉक करने के लिए और जो लीवर है उसको भी लॉक करने के लिए ये एक पिन लगती है। तो इसको सबसे पहले हम जो इसके लिए होल बना रखा है उसके ऊपर इसको प्लेस कर देंगे और उसके बाद कुछ इस टाइप के सरफेस की हेल्प से इसको अंदर की साइड ड्राइव करना है। हैमर से टैप कर रहा हूँ। इसको लगभग इतना ही ड्राइव करना है। इसको थोड़ा सा और ड्राइव करूंगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसको हमें अंदर की साइड टैप नहीं करना है, अदरवाइज फिर जो स्प्रिंग है वो ग्रिप नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो स्प्रिंग है उसका जो कट वाला सेक्शन है उसको होल्ड करके कुछ इस तरीके से हमने जो पिन लगाई है उसके पीछे लेके आना है और उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे जिससे कि जो स्प्रिंग है वो इसकी प्रॉपर जगह पर जाकर के माउंट हो जाएगी।
और उसके बाद लास्ट में ये कैप है जो कि लीवर के ऊपर माउंट होती है इस वाले होल में, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउंट कर देना है एंड दैट्स इट। और अभी जो किकशाफ्ट है उसको थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेते हैं जिससे कि जो ऑयल सील है वो डैमेज ना हो। और जो आरएच कवर है अब उसको प्लेस करना है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप डबल चेक कर लें कि ये जो स्लीव हमने लगाई थी प्लास्टिक वाली ये पूरी अंदर की साइड इंस्टॉल्ड हो, अदरवाइज जो आरएच कवर है उसको फिट करने में प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जो ऑयल सील वाला सेक्शन है उसको किकशाफ्ट है उसके साथ अलाइन करके स्लाइड इन करना है और जेंटली प्रेस करके जो किकशाफ्ट है उसको इसका जो होल है उसके थ्रू पास कर लेंगे। और उसके बाद जो डाउल्स हैं उनको मैच करके जो आरएच कवर है उसको हम पुश कर देंगे। उसके बाद बारी आती है बोल्ट्स लगाने की। 9 बोल्ट्स जो हैं वो एक साइज के हैं, एक बोल्ट जो है वो इनसे थोड़ा छोटा है और उसके बाद में लास्ट में 2 सबसे छोटे बोल्ट्स हैं। तो एक बार जो बाकी के बोल्ट्स जहाँ लगने हैं वो बता देता हूँ, फिर इन तीनों की भी बात कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो 9th बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो ये 3 बोल्ट्स हैं इनमें से जो 2 छोटे बोल्ट्स हैं उनमें से एक बोल्ट यहाँ पर लगेगा, दूसरा जो छोटी साइज़ का बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। लास्ट बोल्ट बच गया जिसकी साइज़ सबसे अलग है। और ये वाला जो बोल्ट है ये इस पर्टिकुलर बाइक में अलग है बिकॉज जो प्रीवियस मैकेनिक था उसने यहाँ पर बोल्ट है उसको मिसप्लेस कर दिया था, जो बाकी और जो बोल्ट्स हैं इस इंजन के उनके साथ भी मैच नहीं हो पाया। तो नॉर्मल जो शाइन होती है उसमें तीनों बोल्ट हैं ये सेम साइज़ के होते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, तो वो चीज़ आप माइंड में रखिएगा। वो यहाँ पर लगता है, लेकिन इन दोनों बोल्ट्स को लगाने से पहले यहाँ पर एक ब्रैकेट लगता है, तो मेक श्योर आप उसको ज़रूर लगाएं। और अभी इन सारे बोल्ट्स को मैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेता हूँ।